नमस्कार दोस्तों। हमने इसके पहले देखा कि किस प्रकार से यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन के पूर्व का जो घटनाक्रम था भारतीय इतिहास में, वो हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त किस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे करके किस प्रकार से व्यावसायिक संस्था होने के बावजूद वो है एक राजनीतिक संस्था बनती हैं, ठीक है। और किस प्रकार से उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना से ना रह करके बल्कि बुरे उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना एवं संपूर्ण भूभाग पर कब्जा करना होता है। क्रम से इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी पता है, ठीक है, कि यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का जो आगमन हुआ उसमें सबसे पहला प्रयास जो किया था वह पुर्तगीज़ लोगों ने किया था, जिनको हम पुर्तगाली बोलते हैं। इन्होंने किया था। इनमें से पुर्तगीज़ राजकुमार जो थे वो हेनरी द नेविगेटर जो थे, उन्होंने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक यंत्र और तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की यात्राएं संभव हुई, ठीक है। तो हेनरी द नेविगेटर, इस चीज़ को भी आपको देखना है। हेनरी द नेविगेटर जो थे उन्होंने इसको संभव बनाया। फिर है 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो ने उत्तरामाशा अंतरीप की खोज की तथा वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त है पुर्तगाली जो थे, पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा था, जो 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर आया था। कालीकट के बंदरगाह पर उसका जो स्वागत किया वो जमोरिन ने किया था, ठीक है। पुर्तगालियों ने चटगांव को पोर्टिग्रांड कहा है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, कि पोर्टिग्रांड क्या था। पोर्टिग्रांड जो था वो पुर्तगालियों ने चटगांव को बोला था। इस फैक्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है खोजकर्ता भी है, तो केप ऑफ गुड होप की खोज जो बार्थोलोम्यू डियाज ने की है, ठीक है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की है, ठीक है। भारत की वास्को डी गामा ने की है, न्यूजीलैंड की तस्मान ने, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी जेम्स कुक ने। ये एक सारणी बनी हुई है, इस सारणी में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है वास्को डी गामा ने भारत से काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पे अगला फैक्ट जो है वो ये है कि पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था, ठीक है। एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था। ये क्या था? पुर्तगाली सामुद्रिक जो साम्राज्य था उसको एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारा उद्देश्य प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वर्तमान में है, जो वनडे एग्जाम्स हमारे हो रहे हैं उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करना और उसको याद करना, यही मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है। यही मेरी पूरी जो खोज है, जो ये वीडियो वगैरह मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप इन चीज़ों को समझिएगा। जब मेंस के पॉइंट आएंगे तब मेंस के बारे में बात की जाएगी, उस समय फिर इन फैक्ट्स पर बात नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अभी आप केवल और केवल इन फैक्ट्स को देखिए और इनको बार बार मनन करिए, जिससे ये सब याद हो सके, ठीक है। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। कोचीन में मतलब पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित की? तो ये कोचीन में अपनी इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी, ठीक है। इसके बाद है कि 1524 में पुर्तगाली वायसराय के रूप में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। वास्को डी गामा एक बार भारत नहीं आया था, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कोचीन में ही वास्को डी गामा की मृत्यु भी हो जाएगी। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में आया था। 1498 में कौन आता है? तो ये आपका वास्को डी गामा आता है। उसके बाद 1500 में कौन आता है? तो अल्ब्रेज कैब्राल आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब इसमें पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। कोचीन में ही ये अपने पहले दुर्ग का भी निर्माण करते हैं। भारत में वायसराय के रूप में, क्षमा चाहता हूँ, भारत में वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, अल्मीडा पहला था जो 1505 से 1509
ठीक है, यहाँ उसका समय दिया हुआ है, इसमें उसका आगमन होता है। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर ये था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लगाना है। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज़ फेमस है, ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति। ये दोनों चीज़ें इसके नाम के आगे आती हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जो गवर्नर बनेगा वह बनेगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी में वायसराय बनता है। ठीक है ना, और इसके अलावा ये पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और 1510 ईस्वी में यह जो है आदिल शाह यूसुफ से गोवा को यह जीतता है। ठीक है, यह समय जो है वो 1510 का है। 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हारमुज पर यह अधिकार भी करता है। मलक्का और हारमुज पर यह अधिकार कब करता है अल्बुकर्क, तो 1511 ईस्वी में यह इस पर अधिकार करता है। इसके बाद है, ठीक है, कि अब अच्छा इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, यहाँ पे इनको अपना साम्राज्य बनाना था, तो इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या होता है, अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भी भर्ती की। ठीक है ना, अल्बुकर्क ने भारतीयों की भी भर्ती की। बिना यहाँ पे इसके हो नहीं सकता, क्योंकि कितने पुर्तगाली आप वहाँ से लेकर के आएंगे, बिना भारत के सहयोग की चीज़ें नहीं हो सकती थी, तो इन्होंने किया। यहाँ इसके बाद अगला है, भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कून्हा ने। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। नीनो डी कून्हा जो था 1529 में आता है और 38 तक रुकता है। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी यह बनाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिकुन्हा ने सैंत थोमा जो है मद्रास का है, हुगली जो है बंगाल का है, द्वीप जो है काठियावाड़ का है, में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। पुर्तगीज वायसराय, ठीक है, इसके आगे और भी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा पॉज करके, अगर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है तो। ठीक है, पर मैंने आपको जो बताया इसमें मेन चीज़ जो आपको पढ़ना है, नीनो डी कून्हा को याद रखिएगा। ठीक है, 1529 में आएगा, 38 में जाएगा, लेकिन वो जाने का छोड़िए, लेकिन आप आने का याद रखिए। 1529 में आएगा, 1530 में ये गोवा को अपनी राजधानी बनाएगा। ठीक है ना, इसमें एक और फैक्ट क्या था कि मलक्का और हारमुज पर अधिकार कौन करेगा, तो ये अल्बुकर्क करेगा, 1511 में करेगा, 1510 में वह गोवा को जीतता है आदिल शाह से। ठीक है ना, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक जो है वो निर्माता माना जाता है। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे है, देखिए, मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पुर्तगाली थे वो नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, इसके बाद है कि जो एक चटगांव जो है बंगाल में उस समय हुआ करता था, फिर उसके बाद जब विभाजन हुआ तब अलग हुआ, आज बांग्लादेश में पहुंच गया है, लेकिन तब जो है बंगाल में हुआ करता था। तो उस वहाँ पे जो बंदरगाह था उसको पुर्तगाली जो थे वो महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। अब इसके बाद देखिए 1572 ईस्वी की बात है। ठीक है, जब यहाँ पे अकबर का शासन चल रहा था उस समय की बात है। पुर्तगाली गवर्नर जो था एंटोनियो द नरोन्हा जो है, उसके साथ अकबर कैम्बे गुजरात गया था। ठीक है ना, गुजरात गया था कैम्बे में। ठीक है ना, अकबर किसके साथ गया था, तो एंटोनियो द नरोन्हा के साथ वह गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से यहाँ पे है कहाँ पे, हुगली में, तथा शाहजहाँ की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए। ठीक है ना, अब देखिए क्या था कि अकबर के शासनकाल में ही आ गया। ठीक है ना, अकबर के बाद कौन आएगा, तो शाहजहाँ आएगा। तो अकबर के शासनकाल में हुगली में, ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना वो खोला, और इसके अलावा जो है तो शाहजहाँ, क्योंकि देखिए 1500 के आसपास आ गए, 1510 के आसपास आ गए, तब यहाँ पे मुगल बादशाहत चली रही थी। ठीक है ना, इसलिए अकबर की अनुमति से हुगली में उन्होंने और शाहजहाँ की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित कराए थे। ठीक है ना, अब देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। ये लोग कर की वसूली किया करते थे। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश से वर्जित कर दिया। देखिए, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति एक चलती थी, जो कौन चलाता था, पुर्तगाली लोग चलाते थे। ठीक है ना, और इसके माध्यम से ये क्या करते थे कि बिना परमिट के ये प्रवेश को नहीं, मतलब किसी भी प्रकार के जहाज़ को ये नहीं जाने देते थे हिंद महासागर में। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। जो हिंद महासागर का एरिया है, अरब देशों से जो कनेक्शन होता था अरब सागर के आसपास, ठीक है ना, और ये जो अरब सागर, बंगाल खाड़ी, ये सब हिंद महासागर का ही हिस्सा है। ठीक है ना, अरबी और भारतीय जहाज़ों को जिन्हें कार्टेज प्राप्त होता था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। देखिए, अरबी और भारतीय जहाज़ों को जो कार्टेज मिलता भी था, ठीक है ना, उनको काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है ना, गोला बारूद और कार्टेज ये लोग नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, इसके बाद जो है कि यहाँ तक कि सोचिए कि आप इन्होंने क्या किया
पुर्तगालियों ने अकबर से अनुमति लेकर हुगली में स्थापित किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या कारखाना। लेकिन आप सोचिए कि मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेना पड़ा था। मतलब सोचिए कि मुगल बादशाह तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था, और अकबर जैसे महान सम्राट को भी, ठीक, जो उस समय बादशाह था, ठीक है। ये पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे, ठीक है। कहाँ से? देखिए, मालाबार कोंकण तट बहुत फेमस है, यहाँ से ये सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। बंगाली गवर्नर जो था अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइस्ट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। ध्यान रखिएगा, बंगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ, ठीक है। किसके साथ? अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आपको पता है गोवा जो है ये कब तक शासन चल करता रहा? तो 1961 तक में गोवा करते रहे, ठीक है ना। याद रखिएगा, गोवा में क्या हुआ, पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए हैं, ठीक है। ये भी एक प्रश्न बनता है कभी कभी, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बंगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बॉक्स में रखा गया है, मैंने रखा है, ठीक है। अब पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार में पतन के क्या कारण थे? धार्मिक असहिष्णुता की भावना थी, गुप्त रूप से प्रचार करना, डकैती लूटमार को हिस्सा बनाना, नए ब्राज़ील की खोज भी किया इन्होंने, ठीक है ना, उसी समय। फिर इसके बाद है अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से इनकी प्रतिस्पर्धा भी हुई, ठीक है ना, और अपर्याप्त व्यापारिक तकनीकी भी थी, और इस प्रकार से ये मेंस के पॉइंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसके आगे देखिए, भारत आगमन से भारत को लाभ क्या क्या हुआ, ठीक है ना। तो पुर्तगालियों ने यहाँ क्या दिया? तंबाकू की खेती सिखाई यहाँ पे, जहाज निर्माण चीज़ें आई यहाँ पे, और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, ठीक है ना। 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। कहाँ पे? गोवा में। किसने? पुर्तगालियों ने, ठीक है। क्या किया था? तो भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश, ठीक है ना, फादर एकाबीवा और मांसरेत के नेतृत्व में हुआ। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि भाई अकबर के दरबार में ईसाई पहुँचे कैसे? भाई उस समय तो यहाँ मुगल हुआ करते थे और बाकी हिंदू थे। तो क्या हुआ कि दो लोग आए। कौन कौन आए थे? एकाबीवा, ठीक है ना, एकाबीवा आए और आपके मांसरेत आए। ये दो लोग आए और इनके नेतृत्व में जो है वो जो मुगल दरबार में ईसाई धर्म पहुंचता है। अब ये गोथिक स्थापत्य कला भी लेके आए थे, ठीक है ना, गोथिक स्थापत्य कला भी लेकर आते हैं। कौन? पुर्तगाली, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये पुर्तगालियों से संबंधित है गोथिक स्थापत्य कला का, और गोवा में कुछ निर्माण कार्य भी इन्होंने इसी स्थापत्य कला के थ्रू करवाए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अब ये क्या है कि गोवा से औषधि वनस्पति संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1639 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन द्वीप छीन लिए। मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन द्वीप छीने। कब छीने? 1639 ईस्वी में। 1661 की बात है, जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है ना, जो उनका विवाह जो था वो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से होने के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को मुंबई द्वीप दहेज के रूप में दिया। किसका किसका विवाह हुआ था? कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का विवाह, ठीक है। ये इससे संबंध इनके अच्छे हुए। फिर इसके बाद देखिए, पुर्तगाली वायसराय में देखिएगा तो 3-4 का नाम आता है, ठीक है, जिसमें वास्को डी गामा पहला था, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ठीक है ना, ये, और फिर तीसरा है फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क है, और नीनो डी कोना। ये 4 महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में याद रखिए। इन्हीं चारों के बारे में फैक्ट्स है, इसी पे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, डचों की बात करें तो डच का सीधा सा संबंध है, देखिए, ठीक है ना, हॉलैंड से डच का सीधा संबंध है, हॉलैंड से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजयी करने के संबंध में अधिकार प्राप्त हुए। कितने वर्षों के लिए उन्होंने दिया था इनको? 21 वर्षों के लिए दिया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, भारत में शीघ्र ही वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी जो है, यही है, ये डच कंपनी थी, ठीक है ना। ये कौन सी कंपनी है? ये डच कंपनी है, ठीक है, ये डच कंपनी थी जिसने कंपनी ने मसाला व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गैलरिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी, ठीक है। गैलरिया के दुर्ग के अलावा देखिए, सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे भी बता रहा हूँ जो याद रखिएगा, बहुत कठिन फैक्ट्स हैं वो, ठीक है। वो आपको टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट नेट इसके एग्जाम्स में मिलेंगे।
कुछ यूपीएससी में मिलेंगे, और जो सामान्य से फैक्ट हैं जो थोड़े से कठिन हैं वो यूपीपीसीएस और एमपीपीएससी बीपीएससी में मिलेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आप अपने हिसाब से ही फैक्टों को करिएगा, ठीक है ना। इसलिए अब इसके बाद देखिए, डचों ने बैटविया नामक एक नए नगर की स्थापना की। डचों ने 1613 में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की। कौन करेगा? डच करेंगे, ठीक है। और डचों ने मलक्का और सिलोन पर भी कब्जा किया। अब देखिए, अब डचों का मेन फैक्ट आता है कि 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना हुई। तो डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो मसूलीपट्टनम में खोला। डचों ने पहला कारखाना कहाँ खोला? तो मसूलीपट्टनम में खोला, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे आते हैं कि डचों द्वारा स्थापित कारखाने देखिए पुलिकट में भी किया था इन्होंने, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, चिंसुरा, काजिम बाजार, कराईकल, विमलीपट्टनम, सब जगह इन्होंने करा, तो वो सब लिखा हुआ है, काम का है नहीं है, आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके आगे है, डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा क्या निर्यात किया जाता था? तो नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था, ठीक है। डच लोग मसूलीपट्टनम से नील निर्यात करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे मसूलीपट्टनम से नील का ये लोग निर्यात किया करते थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मुख्यतः डच लोग भारत में सूती वस्त्र का व्यापार मुख्य रूप से क्या करते थे? सूती वस्त्र। लेकिन मसूलीपट्टनम से क्या भेजते थे? वो नील का निर्यात करते थे। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई, ठीक है ना। अभी डचों की ही बात चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए, चिंसुरा जो था वो डच व्यापार केंद्र था, ठीक है। क्या था? डच व्यापार केंद्र था, और यहाँ पे डचों ने ही गुस्तावुल नामक किले का निर्माण करवाया था। ये गुस्तावुल नामक किला, चिंसुरा याद रखिएगा, डच व्यापार केंद्र, ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी? तो सहकारिता पर आधारित थी। मतलब सहकारिता के माध्यम से ये लोग व्यापार किया करते थे, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए, डचों द्वारा कोरोमंडल निकटवर्ती प्रदेशों सूती वस्त्र व्यापार किया जाता था। मालाबार के तटवर्ती प्रदेशों से डच मसालों का व्यापार करते थे। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के, कहाँ? पुलिकट में स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के किसने? तो ये डचों ने, ठीक है, ये इन्होंने किया था। अब इसके बाद देखिए, डचों और अंग्रेजों के बीच में एक बेदरा का युद्ध भी हुआ है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण है, बेदरा का युद्ध कई बार आता है, इसको पकड़िएगा, ठीक है ना, कि बेदरा का युद्ध होता है, ठीक है। कब हुआ? तो ये 1759 में हुआ था, ठीक है। और डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ है बेदरा का युद्ध, ठीक है। ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और अब इसमें क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। मतलब डच ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि डच यहाँ से डचों का खेल खत्म हो गया, अंग्रेजों ने उनका खेल खत्म कर दिया, ठीक है ना। असफलता के क्या कारण थे ये आप देख लीजिएगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, यूपीएससी में कई बार जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये काम कर सकता है। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेज में देखिए पहुंचते हैं कि अंग्रेजों के बारे में क्या कैसा उनका वो रहा, नज़रिया रहा, क्या कैसा सीन रहा, वो हम देखते हैं। तो 1597 में जॉन मेंडल हॉल नामक एक ब्रिटिश यात्री जो है वह भारत आता है, ठीक है ना, जॉन मेंडल हॉल नामक का। और 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने, किसने? यहाँ देखिएगा, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने, ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यही एक नाम पूरा चलता था, लेकिन उसको शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, ठीक है ना। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ टेलर ने 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ टेलर ने ये किया था, अधिकार पत्र दिया था इनको, ठीक है ना। 15 वर्ष बीतने के बाद 1509 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ गए, कहाँ बनती है? देखिए 1599 में बनती है, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया? इनको अधिकार पत्र दे दिया गया 15 वर्षों के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है? 15 वर्ष बीतने के बाद, ठीक है ना, 15 वर्ष बीतने के बाद 1509 ईस्वी में, ये देखिए यहाँ पे फैक्ट गलत लिखा हुआ है 1509, ठीक है ना, इसको आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, कि है ना, ये 1509 नहीं है, ये जो है तो 1615 होना चाहिए, आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो ये जो 1509 लिखा गया है, इसको आप 1609
कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये 1509 में कैसे हो जाएगा जब 1600 में कंपनी ही बन रही है, ठीक है, तो ये 1509 में कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको 1609 कर लीजिए, ये 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए कि कंपनी ने क्या किया, अपनी प्रथम सामुद्रिक यात्रा शुरू करते हैं वो, ठीक है ना। तो वो क्या कब करेंगे, तो ये 1601 में करेंगे, ठीक है ना। और इन्होंने जावा, सुमात्रा और मलक्का, ये 3 जगहों के लिए अपनी इन्होंने यात्रा शुरू की, ठीक है ना। फिर इसके बाद है जो है 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को इन्होंने सूरत भेजा था, ठीक है ना। और जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया था, ठीक है ना। तो कहाँ गया था ये मिलने, तो यह आगरा गया था मिलने के लिए, ठीक है। आप देखिए इसके बाद देखिए कि आगरा में अब सम्राट जहांगीर ने हाकिम से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने की अनुमति दी, 400 की मनसब दी और जागीर और खान की उपाधि दी, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस को क्या क्या दिया जहांगीर ने, ये ध्यान रखिएगा, तो आगरा में बसने की अनुमति देता है, 400 का मनसब देता है, जागीर और खान की उपाधि देता है, ठीक है। हाकिंस जो था वो तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसके आगे देखना है, ठीक है ना। 6 फरवरी 1613 की बात है, ठीक है ना, को जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठनी स्थापित करने, ठीक है ना, अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त होती है, ठीक है ना, जो ये हुआ, ठीक है। टॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना भी हो गई, ठीक है ना। टॉमस एल्डवर्थ किससे लेगा, अनुमति लिया तो उन्होंने किससे लिया, तो आपने देखा होगा जहांगीर की ओर से लिया, ठीक है ना, जहांगीर की ओर से उन्होंने लिया, ठीक है। कहाँ खोला, तो सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए उन्होंने मांगा था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है टॉमस रो जो आया, ठीक है। टॉमस रो को किसने भेजा था, तो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ही भेजा गया था, ठीक है ना। किसने भेजा था, जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। अब ये कहाँ पहुंचा, तो देखिए अजमेर में ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, ठीक है। और हॉकिंस कहाँ गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हॉकिंस कहाँ तो ये आगरा में, ठीक है। हॉकिंस कहाँ, आगरा में, और वो कहाँ, अजमेर में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आगरा और अजमेर। अब इसके बाद देखिए टॉमस रो जो था वो मुगल दरबार में, ठीक है। टॉमस रो जो है मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1619 के बीच में कुल 3 वर्ष तक रहा था, ठीक है। सभी व्यापारिक कोठियों का जो नियंत्रण होता था उस समय वह सूरत में होता था, ठीक है। दक्षिण की बात अगर हम करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया था, ठीक है। और इस जो कंपनी यहाँ से क्या करती थी, स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीद करके फारस और बंतम को निर्यात करती थी, ठीक है। अब देखिए 1632 ईस्वी की बात है। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोड़ा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना जो है तो वो बालासोर और हरिपुरा में स्थापित किया था, ठीक है। बालासोर और हरिपुरा में स्थापित किया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ, ठीक है ना, किससे प्राप्त होगा, तो ये फ्रांसिस डे से होगा, ठीक है। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजों ने जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का ये निर्माण करवाते हैं, ठीक है ना। अब कैथरीन ब्रिगेंजा का बता ही दिया था आपको, ठीक है। प्रिंस चार्ल्स से उन्होंने शादी कर ली, बम्बई दहेज के रूप में मिली थी। ये धीरे धीरे क्या है सब इनको बढ़ रहा है इनका साम्राज्य, ठीक है ना। मद्रास को पट्टे पर नीचे प्राप्त करते हैं, ठीक है। बम्बई तो ये ले ही चुके थे वहाँ पे, तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये फैल रही है चीज़ें, ठीक है ना इनकी। अब देखिए इसके बाद जो है एक अगला है कि बम्बई का महानतम संस्थापक किसे बोला जाता है, ठीक है ना। ये कौन है, गेराल्ड ओंगियार है, ठीक है। गेराल्ड ओंगियार को बम्बई का महानतम संस्थापक
माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए फिर से, ठीक है ना। तो अब गेराल्ड अंगियार ने बंबई में किलेबंदी के साथ ही वहां गोदी का निर्माण कराया तथा बंबई नगर एक न्यायालय और पुलिस दल की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का फैक्ट ये है कि शाहजहां से पुर्तगालियों ने नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र व्यापार की अनुमति दी, लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की जहां आरा का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेजों को 1-2 जहाज़ों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिली। देखिए ये सब फैक्ट्स इसलिए हैं कि किस तरीके से अंग्रेज अब अपना पैर फैला रहे हैं हर तरफ। ठीक है ना, तो शाहजहां की लड़की कौन थी, जहां आरा, उसका क्या था, इलाज करवाना था। इलाज करवाने के लिए कौन आया, डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन आया। उसने क्या किया, उसको ठीक कर दिया, उसके बदले में उनको व्यापार की अनुमति मिली। बाद में इन्हीं सब का इस्तेमाल करके वो अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे के फैक्टों पर देखते हैं हम। ठीक है ना, तो बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1655 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है ना, मतलब बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1655 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में जो है व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद है देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे विलियम हैहेज के नेतृत्व में दूत जो है मंडल पहुंचा था। ठीक है ना, और मुगल अधिकारियों द्वारा ज़बरदस्ती वसूली की जाने वाली व्यापारी चुंगी से मुक्ति चाहता था। ठीक है, विलियम हैहेज जो था वो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। ये कौन था, ये बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था, बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए जो है, अब ये इसके बाद आप इनको देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा अगर आपको करना है। मैं फिर सिर्फ फैक्ट्स निकाल रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट्स की बात मैं करूँगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जॉब चारनाक नाम फेमस है। ठीक है ना, कलकत्ता की स्थापना करेगा बाद में। ठीक है ना, इसलिए इसको भी आप रखिएगा, ये जॉब चारनाक को आगे कहीं आएगा फैक्ट तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, देखिए अब ये जॉब चारनाक की भूमिका यहाँ से स्टार्ट होती है। हम बात कर रहे हैं अभी कलकत्ता की। कलकत्ता में क्या हो रहा है वो देखिए। तो 10 फरवरी 1691 को, ठीक है, जॉब चारनाक ने सुनातनी में सूतानाती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना करता है, सूतानाती में। ठीक है ना, अब देखिए फिर क्या है कि वर्धमान जिले के जमींदार सुबा सिंह के विद्रोह से अंग्रेजों को सूतानाती कारखाने की किलाबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है ना, उस समय जो है बंगाल का सूबेदार उधर कौन था, अजीमुस्सान था। तो अजीमुस्सान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपये देने पर सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता की जमींदारी प्राप्त हो गई। ठीक है, तो अजीमुस्सान ने उनको क्या क्या किया। ठीक है, तो ये सूतानाती, ठीक है, गोविंदपुर, ठीक है, और गोविंदपुर के साथ साथ कलिकाता। ठीक है, गोविंदपुर और कलिकाता, ये इसकी क्या है, जमींदारी दे दी उन्होंने। ठीक है ना, कंपनी को कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती गांव की जो जमींदारी है वो इब्राहिम खां से मिली थी। ठीक है, उसका बाद में यही कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जो है जॉब चारनाक ने डाली थी। ठीक है ना, और उसी कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की भी नींव पड़ी थी। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम की नींव वहीं पड़ी थी। फिर इसके बाद देखिए अगला फैक्ट्स में, अब ये फिर से यहाँ देख लीजिएगा, इसके बीच में कुछ और चीज़ें हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये सब काम के हैं। ठीक है, फिर अगला है कि बंगाल में अंग्रेजों के बारे में शाइस्ता खां ने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ठीक है, क्या है देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पूरा आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बुक के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सिर्फ मैं उसको हाईलाइट करके आप तक सामने रख रहा हूँ, ताकि आपको ये बुक जो है अगर आप नॉर्मली पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है आपको यह बुक ख़त्म करने में 12-15 घंटे 18 घंटे कम से कम लगें, मतलब प्रतिदिन के हिसाब से, और 6-7-8 दिन में ये बुक ख़त्म हो। ठीक है ना, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि ये जो पूरा बुक है वह 6-7 घंटे में
ख़त्म हो जाए, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से केवल यही काम के फैक्ट्स कर लें, क्योंकि पूरी बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, पूरी हिस्ट्री वो सब आपके काम की नहीं है। इसलिए मैंने केवल वो क्वेश्चंस जो बन सकते हैं मैंने उन्हीं को हाईलाइट किया हुआ है और उसी पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पूरा पढ़ना है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को वहीं पर पॉज करके उन फैक्टों को आप एक बार एक नज़र देख लें और उसके बाद आप उसको चाहें तो किसी शॉर्ट नोट में अपना लिख भी लें, ठीक है ना। बाकी मेरा ऐसा विश्वास है कि लगभग 90% जो सारे काम के फैक्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइटेड इसमें कर रखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बुक को कई बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो शाइस्ता खां का एक स्टेटमेंट है, कभी स्टेटमेंट डायरेक्ट आएगा कि कंपनी के बारे में शाइस्ता खां ने यह बात बोली थी कि यह एक कुत्सित, नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की एक कंपनी है, ठीक है ना। अब देखिए 1634 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया, ठीक है ना। ये चार्टर एक्ट चलते थे ना, 1633 में आया था जो, तो 34 में क्या है, उन्होंने सबको अधिकार दे दिया। इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ, ठीक है ना। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ, ठीक है ना। इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। देखिए, अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जब कई लोगों को अनुमति मिल गई कि अब कोई भी व्यापार कर सकता है, तो कई सारी कंपनियों का जन्म हुआ। उसमें ही एक ये कंपनी थी जिसका जन्म हुआ अभी, जिसका मैंने आपको नाम बताया, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ठीक है ना। इसने क्या करा, तो अब ये देखिए ये क्या करेगा, तो इसने विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में इसने भेजा, ठीक है ना। विलियम नॉरिस को औरंगजेब के इसने दरबार में भेजा, ठीक है। और अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी में होती है। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचता है। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि जो है तो अकबर से भी ये लोग मिलते हैं, फिर शाहजहां से भी मिलते हैं, ठीक है ना, हुगली, फिर वो बंदेल जो मैंने बताया था शाहजहां के लिए, वो जहांगीर में हॉकिंस जाएगा, फिर सर टॉमस रो भी जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक जो विलियम नॉरिस आएगा वो औरंगजेब के दरबार में आएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये, लेकिन ये विलियम नॉरिस का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन जॉन सुरमन का है और बाकी सब का है। सिर्फ ये एक लौता ऐसा फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसका जो संबंध है ना वो नहीं है, ठीक है ना। ये अलग कंपनी थी, विशेष कंपनी थी, ठीक है ना, जो बाद में बनी थी। अब ये किसके दरबार में जाते हैं, तो ये फर्रुखसियर के दरबार में जाते हैं, ठीक है ना। इसके दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन, ठीक है ना, ख्वाजा शेरहुर्द, ये सब शामिल थे, ठीक है ना। अब देखिए, फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ। अब हुआ ये कि इन्होंने क्या हुआ कि जो अनुमति के लिए गए थे, तो ये अनुमति क्या है कि फर्रुखसियर ने उनको दे दी, ठीक है। देखिए, फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बम्बई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई, मतलब वो छूट उन्होंने दे दी, ठीक है ना। इसीलिए कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा, ये 1717 में जो फर्रुखसियर ने इस फरमान दे दिया था, सुनहला फरमान उसको बोलते हैं कई बार, ठीक है ना। एक वो गोलकुंडा वाला अलग है, लेकिन यहाँ पे भी इसको फरमान बोलते हैं जो फर्रुखसियर ने दिया था। इसके तहत कंपनी का जो महाधिकार पत्र भी था, ठीक है ना, उनको बहुत सारी छूट मिली, ठीक है। अब देखिए, बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि जो फर्रुखसियर ने दे दिया, तो उस समय मुर्शीद कुली खान वहाँ पे बंगाल का नवाब हुआ करता था, तो उसने क्या किया, फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मतलब कि वो ये चाहता था कि थोड़ा नियंत्रित चीज़ें हों, ऐसा नहीं कि अनियंत्रण में हो जाए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब चूंकि फ्रांसीसी भी एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है ना, तो लुई 14वां का शासनकाल में कई युगांतकारी घटनाओं के लिए याद किया जाता है, ये भी आएंगे। तो 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो कौन है, तो एक तो फ्रांसिस कैरो है, ठीक है। अगर हम सन की बात करें तो ये जो सन है वो ये है 1667 ईस्वी में, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब 1668 में सूरत में इन्होंने अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। कहाँ करेंगे पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना, तो सूरत में करेंगे, ठीक है ना। कौन, फ्रांसीसी लोग, ठीक है। मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की भी स्थापना ये लोग करेंगे, ठीक है ना। अनुमति प्राप्त कौन करने जाएगा, तो ये अनुमति प्राप्त करने जाएगा मरकारा,
ठीक है ना, और किससे लेगा, तो ये गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति को प्राप्त करेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पांडिचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी नाम जाना जाता है। अब देखिए से किससे प्राप्त किया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये शेर खान लोधी से, ठीक है, लोधी से प्रांत कौन करेगा, फ्रांसिस मार्टिन ने, ठीक है, कौन, तो ये फैक्ट है, फ्रांसिस मार्टिन ने। तो फ्रांसिस मार्टिन जो है वो शेर खान लोधी से पुंडीचेरी नामक एक गांव प्राप्त करेगा, कालांतर में इसी को ये पौंडीचेरी बोलेंगे, पुंडीचेरी नामक एक गांव प्राप्त करेगा, इसी को बोलेंगे, ठीक है। तो ये फ्रांसिस जो है मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन है, तो ये है फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया, ठीक है ना, आपको पता है, और यहीं पे मार्टिन ने फोर्ट लुई का भी निर्माण करवाया था, ठीक है, मार्टिन ने पोर्ट लुई का निर्माण करवाया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, ये महत्वपूर्ण है, 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार, ठीक है, तथा माही, और 1739 में करिकाल पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, ठीक है ना। तात्कालीन दक्कन में सूबेदार के नियंत्रण में था, जिसकी राजधानी क्या थी, अरकाट थी, ठीक है ना। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता था। उस समय राजधानी अरकाट हुआ करती थी, और जो अरकाट है ना, वह है तमिलनाडु में उस समय, मतलब अरकाट जो है ये है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब देखिए प्रथम कर्नाटक, अब इन दोनों के बीच में, अब आपको मैंने बता दिया कि भाई फ्रांसीसी आ चुके हैं, अंग्रेज तो है ही, अब इन दोनों के बीच में स्टार्ट होगी लड़ाई, ठीक है। जैसी लड़ाई चालू होती है तो पहला कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध में, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखना पड़ेगा कि भाई ये लोग तो सब विदेश से आए हुए हैं, तो विदेश में भी कुछ घटनाक्रम होंगे, विदेश के घटनाक्रमों का प्रभाव भारत पे पड़ेगा। वहाँ पे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है वहाँ चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे दोनों पक्ष अलग अलग अपनी बातें रख रहे थे, ठीक है ना। वही सेम चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है ना। वहाँ पे जो चल रहा था उत्तराधिकार युद्ध, ठीक है ना, उसका विस्तार हो गया यहाँ पे, मतलब वहाँ लोग लड़ रहे थे तो यहाँ भी लड़ने लगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि इसका तात्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। कौन, बर्नेट ने, बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ जो जहाज़ थे उन पर वह अधिकार कर लिया, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये समस्याएं आई गई। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर जो कि मॉरिशस का था, ला बूर्द ने, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिशस, ला बूर्द ने कहाँ का गवर्नर था फ्रांसीसी, तो वो मॉरिशस का था, के सहयोग से डुप्ले ने, ठीक है, डुप्ले ने मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। डुप्ले ने मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा कि अब इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय थे। उस समय अंग्रेजों की स्थिति उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। अब देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजी। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थॉमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया। सेंट थॉमे का युद्ध जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी सेना ने, ठीक है, किसने, फ्रांसीसी सेना ने नवाब को पराजित किया, ठीक है ना। कौन नवाब, नवाब अनवरुद्दीन, ठीक है, ये था। और इसका वो कौन था, तो ये महफूज खां के नेतृत्व में इसने भेजा था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर से जून 1748 में अंग्रेज रियर एडमिरल बोस्का बेन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़े ने पांडिचेरी को घेरा, परंतु सफलता नहीं मिली। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकार के युद्ध की समाप्ति है। 1748 में एक्स लापेल संधि हो गई। अब वहाँ पे संधि हो गई तो यहाँ भी अपने आप ये सब चीज़ें समाप्त हो गई, ठीक है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था, ये जरूर फैक्ट महत्वपूर्ण पकड़िएगा, और ये है 1746 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना। ये प्री मेंस में भी आ सकती हैं चीज़ें।
फिर आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, ठीक है ना। अब इसमें हुआ क्या था पहले में, तो जब संधि हो गई तो क्या हुआ कि मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मद्रास में मोर्स को हराया था ना, मैंने अभी जो आपको बताया। ये देखिए, मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था, तो वो जो मद्रास को घेर लिया था उसको मिल गया फिर से। अब जबकि पहला युद्ध देखिए समाप्त हो गया, उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध भी होगा, ठीक है ना, तीसरा भी होगा, क्योंकि लड़ाई तो चलती ही रहेगी, ठीक है ना। तो दूसरे के बारे में देखते हैं। तो दूसरे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये हुआ कब, तो ये 1749 से लेकर 54 तक होता है, ठीक है ना। इस समय कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर के संघर्ष होता है, कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर संघर्ष हुआ। चंदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया, ठीक है ना। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फर जंग ने दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। मतलब यहाँ पे दो बटे हुए थे, गुट बटे हुए थे, और दोनों में से एक का जो साथ है वो अंग्रेजों ने दिया और दूसरे को जो है तो फ्रांसीसियों ने दिया। तो अंग्रेजों ने जो है तो किसको देंगे, अंग्रेज किसको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेज जो हैं वो अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन प्रदान करते हैं, ठीक है ना, अनवरुद्दीन और नासिर जंग, ठीक है। चंदा साहब ने 1749 में अंबुर में, ठीक है ना, अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया, ठीक है, और मार डाला, ठीक है, तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। लेकिन मुजफ्फर जंग दक्षिण की सूबेदारी हुई तो अपने भाई नासिर जंग से पराजित हो गया। अब देखिए, दो पार्ट थे, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग थे, और अनवरुद्दीन और नासिर जंग, ये दोनों अलग अलग टाइप से चल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को तो पराजित कर दिया, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ दो भाग है, एक जगह चंदा साहब और अनवरुद्दीन की लड़ाई है तो वहाँ चंदा साहब जीतते हैं, लेकिन दूसरी जगह जो है तो वहाँ पे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में होता है, तो जिसमें से मुजफ्फर जंग जो है वो पराजित हो गया नासिर जंग से, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद है, लेकिन 1750 में नासिर जंग की मृत्यु के बाद मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। मतलब कि फिर नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है तो मुजफ्फर जंग को तो मिल ही जाता है, ठीक है ना। इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव ने, जो कि इंग्लैंड से मद्रास एक क्लर्क के रूप में आया था, ठीक है ना, इंग्लैंड से मद्रास एक क्लर्क के रूप में आया था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, 1751 में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चंदा साहब की हत्या कर दी गई, ठीक है ना। मतलब जो चंदा साहब ने यहाँ कब्जा जमा के रखा था ना, ठीक है, तो क्लाइव उधर क्लर्क के रूप में आया था, ठीक है, उसको क्या हुआ कि उसके अंदर नेतृत्व क्षमता थी, तो 1751 में 500 सिपाहियों के साथ, ठीक है, 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश कर देना पड़ा और चंदा साहब की हत्या कर दी गई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है, फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस बुला लिया, ठीक है ना। कारण ये हुआ कि मतलब जब ये ऐसा हुआ तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया तथा उसके स्थान पर गोदहे को जो है तो 1 अगस्त 1754 को गवर्नर बनाया गया, ठीक है ना, गोडेहू को बनाया गया। डुप्ले के बारे में जे.आर. मैरियत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की, ठीक है ना। डुप्ले ने क्या गड़बड़ की कि डुप्ले ने भारत की जो पूंजी है उसको मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की, क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो पूरी घटनाक्रम है ना उसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोली कि डुप्ले के अंदर भी बहुत योग्यता थी क्लाइव की जैसी, लेकिन डुप्ले ने अपनी क्षमताओं को केवल और केवल मद्रास तक सीमित रखा, ठीक है ना, जबकि क्लाइव ने उसे बंगाल में उसने उसको कर लिया और बंगाल से धीरे धीरे फिर अंग्रेज भारत में पूरा कब्जा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो ये मैरियत के कथन है डुप्ले को लेकर के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध भी होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ कि जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार, ठीक है, क्या था कि क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल पर, जो बंगाल स्थित चंद्रनगर है वहां पर अधिकार, जो चंद्रनगर था उस पर अधिकार कर लिया, ये इसका था। इसके लिए अंतिम तौर पर जो है तो वंडीवास नामक एक लड़ाई होती है, ठीक है, वंडीवास नामक लड़ाई हुई। अब देखिए यहाँ पे जो यूरोपियन व्यक्तित्व में मैं आपको बता चुका हूँ वास्को डी गामा, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे वास्को डी गामा है, ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है, अल्मीडा है, मिल्डन हॉल है, अंग्रेज आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था,
कैप्टन हॉकिंस है, ठीक है, जहांगीर में आया। आंगियार वास्तविक संस्थापक था बम्बई का, देख लीजिए। जॉब चार्नक जो है कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है ना। और चार्ल्स आयर जो है फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक था, ठीक है ना। विलियम नॉरिस जो है, मैंने आपसे बताया था कि जो 1633 के बाद जो कंपनी के लिए जो छूट मिली हुई थी, कोई भी भारत में आके व्यापार कर सकता है, तो एक कंपनी बनी थी, उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आया हुआ था, ठीक है ना। और ये आया था औरंगजेब के दरबार में। फ्रैंको मार्टिन जो है उसका संबंध पांडिचेरी से है। फ्रांसिस डे जो है मद्रास का संस्थापक था, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए फिर है जॉन सुरमन, मैंने आपको बताया फर्रुख शियर के शासनकाल में आता है, ठीक है ना। फादर मॉन्सरेट जो है अकबर के दौरान पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था, फादर मॉन्सरेट, ठीक है ना। और कैरन फ्रैंक जो है भारत में प्रथम फ्रांसीसी पेड सूरत में स्थापना कैरन फ्रैंक करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। और लगभग सारे इस ऊपर आ चुके हैं। चलिए तो अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तिथियाँ कुछ दी हुई हैं, जैसे इसमें देखिए वास्को डी गामा का आगमन हमने अभी जो पहले पढ़ा है, ठीक है, उसी को यहाँ पे टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे वास्को डी गामा का भारत में आगमन, ठीक है। और अब यहाँ पे किब्राल जो आया, ठीक है, तो उसको भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए ये वास्को डी गामा का आगमन हो गया, ये यहाँ पे किब्राल का है। वास्को डी गामा का दूसरी बार आगमन जो था 1502 में था, फिर 1510 में आपको पता है गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार होता है। 1530 में गोवा को चीन की जगह पे गोवा को राजधानी बनाती है, ठीक है ना, और बनाई जाती है। इसके अलावा 1600 में कंपनी की स्थापना होती है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। बम्बई को दहेज में ये 1661 में मिल जाता है। ठीक, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है तो 1664 में होती है। जॉब चार्नक जो है कलकत्ता की स्थापना करते हैं, ठीक है। और इसके बाद बेदरा का युद्ध महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके और भारतीय व्यापार से बाहर खदेड़ दिया था। वांडीवास का एक लड़ाई हुई थी 1760 में, जिसमें से फ्रांसीसी पराजित हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे फ्रांसीसियों को पराजित का है और ये डचों को पराजित। डच कहाँ पे? वेदरा में होंगे। जस्ट एक साल पहले वेदरा का होगा और उसके बाद वांडीवास का होगा। वेदरा में डचों को हरा के बाहर करेंगे और फिर उसके बाद फ्रांसीसियों को। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब आयरकूट ने इसमें नेतृत्व किया था वांडीवास के युद्ध में जो हुआ था, है ना। और इसमें अंग्रेजी सेना की तरफ से आयरकूट थे और जो फ्रांसीसी सेना थे उसमें लाली हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें भी फ्रांसीसियों की हार हुई और भारत में उनके पतन की यहीं से शुरुआत हो गई। फ्रांसीसियों के पतन के जो कारणों में मुख्य रूप से है, कुछ कारण दिए गए हैं, उन कारणों को भी आप देख लीजिए। जैसे फ्रांसीसी सरकार का असहयोग था इसमें, कंपनी का सामंती स्वरूप था, अत्यधिक शाही नियंत्रण था, इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्चता थी, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले, बूसी आदि की जो अंग्रेज सेनापति क्लाइव वगैरह थे वो ज़्यादा योग्य थे, ठीक है। फिर डेनमार्क से जो डेनिश कंपनी आई उसके बारे में भी देख लीजिए। तो ये डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। इस कंपनी ने 1620 ईस्वी में ट्रंकोबार तमिलनाडु, 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित करीं। श्रीरामपुर डेन व्यापारियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। श्रीरामपुर जो था पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, यह एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके बाद कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं। एस्तादो इंडिया के नाम से पुर्तगीज़ कंपनी थी 1498 में जो बनी थी, ठीक है। एस्तादो द इंडिया, इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी 3-4 नाम और लिखे हुए हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक जॉन कंपनी करके लोकप्रिय नाम इसकी जॉन कंपनी करके था, ठीक है। ये था वेरिंगिदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी। कंपनी देश इंडिया ओरिएंटलिस ये 1664 में बनी है। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। पुर्तगाली क्रम देख लीजिए, तो सबसे पहले पुर्तगीज़ आएंगे यहाँ पे, उसके बाद डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डेनिश आएंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आएंगे। पुर्तगीज़ सबसे पहले आएंगे 1498 में, लेकिन जाएंगे 61 में। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां, उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अली वर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। डचों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों ने बंगाल में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर लीं। इसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्तन था। डचों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों में हुगली जो था, ये महत्वपूर्ण पत्तन था, इसको ध्यान रखिएगा।
हुगली आपको पता है ना। देखिए एक, अब यहाँ एक चीज़ जान लीजिए, एक है हुगली, एक है हुबली। तो जो हुबली है वो कर्नाटक साइड में है, ठीक है, और एक है हुगली, तो ये जो है कलकत्ता के पास वाला जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वहाँ पे है हुगली। नदी भी आपको पता है वहाँ पे एक बहती है। अब देखिए इसमें सारे फैक्ट्स काम के चूंकि नहीं है, इसलिए मैं सारे फैक्ट्स आपको फिर से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इन फैक्ट्स को अगर आपको लगता है तो आप देख लीजिएगा। एक वर्ड और आता है इंटरपोलर के नाम से। तो इंटरपोलर वो थे जो अनधिकृत अंग्रेज व्यापारी थे, जो 1670 से 1700 ईस्वी के बीच बंगाल में इनका बोलबाला हुआ करता था। ये स्वतंत्र तथा कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करते थे। ठीक ठीक है, जो इंटरपोलर्स थे वो क्या करते थे कि स्वतंत्र तथा कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर ये व्यापार किया करते थे। इन व्यापारियों की गतिविधियां ही कालांतर में अंग्रेज और मुगलों के बीच संघर्ष का कारण बनी। अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से पूर्व अलीवर्दी खां ही एकमात्र बंगाल का नवाब था जिसने कंपनी, अंग्रेज एवं फ्रेंच की गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी के सुदृढ़ीकरण का विरोध किया था। सिराजुद्दौला की बात करते हैं। अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती आता है जिसको हम सिराजुद्दौला के नाम से जानते हैं। इसका वर्ष जो था 1756 से 1757 के बीच का है, लेकिन इसी बीच में इसने बहुत कुछ काम किया है जो महत्वपूर्ण है, आगे हम देखते हैं। सिराजुद्दौला की राजगद्दी के प्रतिद्वंदी जो थे और उनके विरोधियों में एक गुट बना हुआ था जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में थे। उसमें पूर्णिया के नवाब शौकत जंग जो उसका चचेरा भाई था, इसके अलावा सिराज की एक मौसी थी जिसका नाम घसीटी बेगम था, तथा उसका एक सेनापति था जिसका मीर जाफ़र कहते थे नाम था। मीर जाफ़र जो था वह अलीवर्दी का दामाद था और ये अलीवर्दी का नाती था। ठीक है, अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया। घसीटी बेगम को क्या बनाया? बंदी बनाया, तथा सेनापति मीर जाफ़र को हटाकर उसके स्थान पर मीर मदान को नियुक्त किया उसने। ये देखिए, उसने मीर मदान को बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए है और भी चीज़ें हैं। दमन, अब वो पूर्णिया के शौकतगंज को के लिए के दमन है तो उसने प्रस्थान भी किया था। ठीक है, तो ये भी है। और अब देखिए अंग्रेजों सिराजों के बीच जो संबंध थे वह कड़वे थे। कड़वे संबंध क्यों थे वो आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो क्या था? पहला कारण था कि अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता की अवहेलना कर उसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोगों को बढ़ावा देना, नवाब के राज्यारोहण के समय उसे उचित सम्मान एवं उपहार कंपनी द्वारा ना देना, नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति ना मिलना, नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी को सुदृढ़ करना। तो इस प्रकार से ये सारे कारण थे। इसके बाद देखिए पांचवा कारण था फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त व्यापार का विशेष अधिकार, जो दस्तक था, फ्री पास जो था, जो फर्रुखसियर ने दिया था 1717 में। ठीक है, अपने फरमान के तहत उसका ये कंपनी के जो कर्मचारी थे वह निजी व्यापार में उपयोग करते थे, प्लस इसका दुरुपयोग किया करते थे। ठीक है, दस्तक क्या चीज़ थी? तो दस्तक जो थी वह थी कि कर मुक्त व्यापार करने के लिए एक परमिट या पारपत्र हुआ करता था कर मुक्त व्यापार के लिए, जो 1717 में फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया था। फिर इसके बाद है प्लासी के युद्ध के बाद दस्तक का दुरुपयोग जो था बड़े पैमाने पर होने लगा। कार्नवालिस के समय दस्तक की सुविधा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद दस्तक का दुरुपयोग हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे की चीज़ें हैं कि अब देखिए अब एक महत्वपूर्ण घटना आती है जो जिसको हम काल कोठरी की घटना कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए कि 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद, अब फोर्ट विलियम का पतन के बारे में क्या है तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि सिराज ने समुचित कारणों के आधार पर मई 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण कर आदेश दे करके उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कलकत्ता पर अधिकार जो था वह 15 जून 1756 को करने है तो नवाब ने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया। कलकत्ता को गवर्नर ड्रैक को ज्वारग्रस्त कुल्फा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। मिस्टर हालवेल ने कुछ समय अपने सहयोगी के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराज ने बंदी बनाए गए 446 कैदियों को, जिनमें स्त्री और बच्चे भी थे, को एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। 21 जून को प्रातःकाल कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, जिनके अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी शामिल थे। हालवेल को भी बंद कर दिया गया था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी हालवेल बच गए थे। 20-21 जून की बात है और लगभग 21 लोग ही बचे थे। लगभग 446 लोगों को उन्होंने उसके अंदर डाला था। इस घटना को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए क्लाइव जो है, अब जब कहीं ना कहीं कलकत्ता के आसपास कब्जा हुआ तो फिर क्लाइव की तरफ से उसका रिएक्शन आया। ठीक है, तो क्लाइव ने भी अपने अधिकार को मजबूत किया। यहाँ देखिए अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया। क्लाइव वहाँ पे था, उसको यहाँ भेजा गया, कलकत्ता भेजा गया। इस सैन्य अभियान में एडमिरल वाटसन क्लाइव का सहायक था। ठीक है,
क्लाइव ने सबसे पहले बजबज पर, फिर 2 जून 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर उसने संधि करने का प्रस्ताव दे दिया। 9 फरवरी 1757 को कंपनी और सिराज के मध्य संपन्न अलीनगर की एक संधि होती है। ठीक है, अलीनगर की संधि में क्या क्या हुआ, वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब क्या हुआ, इससे संधि कर रहा है सिराज, इसका मतलब उसकी स्थिति थोड़ी बहुत कमज़ोर है। इस कमज़ोर हो रही स्थिति को महसूस कर अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद की गद्दी पर अपने किसी कठपुतली शासक को बैठाने की वह सोचने लगे। ठीक है, उनको लगा कि इस सिराज को हटा के किसी कठपुतली शासक को बैठाते हैं। अब इसके विरोधियों में सबसे मेन था कौन, मीर जाफ़र। ठीक है, जिसे नवाब के सेनापति के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। राय दुर्लभ भी था, जो दीवान के पद पर कार्यरत था, को नवाब ने मोहनलाल का अधीनस्थ बना दिया था। मोहनलाल जिसकी भूमिका प्रधानमंत्री के बराबर की थी। ठीक है ना, उस समय मोहनलाल को काफ़ी तवज्जो मिल रही थी सिराज के उसमें। ठीक है ना, तो दीवान को भी उसके अंदर में हो गया था, तथा बंगाल के जगत सेठ शामिल थे, जिसे कभी न कभी उन्होंने अपमानित किया था। ये 2-3 नाम है जिसको सिराज के ये विरोधी गुट में ये होंगे। ठीक है, और अंग्रेज इन्हीं से साँठ-गाँठ करके और आगे अपना काम निकालेंगे। मीर जाफ़र को अब देखिए इसमें क्या है, सिराज के विरुद्ध सक्रिय दरबार षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच अप्रैल मई में 1757 में कुछ गुप्त समझौते हुए। इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका मीरचंद और वाटसन की भी थी। अब मीर जाफ़र को सिराज के बाद अगला बंगाल का नवाब प्रस्तावित कर अंग्रेज प्लासी के युद्ध की तैयारी में जुट गए। उन्होंने ये बना लिया था कि अब आगे हम मीर जाफ़र को ही प्रमोट करने वाले हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी कहाँ पे है, तो ये बंगाल के पास है, नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना काफ़ी प्रशिक्षित थी। इसमें क्लाइव के नेतृत्व में इन्होंने हिस्सा लिया। दूसरी ओर 4500 सैनिकों वाली नवाब की जो सेना थी, अब देखिए यहाँ पे 1100 यूरोपी थे, 200 सिपाही थे, मतलब देखिए, और इनके 4 गुना के आसपास सैनिकों वाली नवाब की सेना थी, समझ रहे हैं। और लेकिन 3 राजद्रोही होने की वजह से, जिसमें मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ भी थे। ठीक है, इस वजह से जो था कि, और आप देखिए, और लेकिन 2 वफादार भी थे, जिसमें मीर मदान शामिल है और मोहनलाल शामिल है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को आपको नहीं बताया था शायद, ये देख लीजिए कि जो अब क्या हुआ था कि आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कि भाई सिराजुद्दौला जो था वो उसने क्या किया था कि उसके विरोधियों में ये सब लोग शामिल थे। तो उसने क्या किया कि मीर जाफ़र को हटा करके और मीर मदान को उसने अपना सेनापति नियुक्त कर लिया था। ठीक है, मीर मदान को। तो अब ये मीर मदान थे, और इसके अतिरिक्त मोहनलाल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मोहनलाल नामक एक कश्मीरी युवक को सिराज ने इतना ज़्यादा महत्व दिया कि वह प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करने लगा। तो यही दोनों उसके फेवरेट हुआ करते थे। यही दोनों यहाँ पे लड़ते हैं किसमें, प्लासी के युद्ध में, और इन दोनों की देखिए मृत्यु हो जाती है, मोहनलाल और ये, क्योंकि ये वफादार थे। और वो 3 लोग जो थे, जो अगेंस्ट में लड़ रहे थे, धोखेबाज, वो सेनापति जो थे वो बिना एक भी गोला दागे वापस हो गए। अब परिणाम क्या होगा, तो भाई परिणाम में सिराज हारेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, और इसमें क्या हुआ कि बंगाल बहुत सारा जो है, तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा वो किया। इसमें कई सारे इतिहासकारों के मत हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, कि प्लासी, पन्नीकर ने साहब ने कहा कि भाई प्लासी एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों को बेच दिया। ठीक है, तो ये भी सौदा की बात पन्नीकर साहब ने की है। इसके अलावा प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ल्यूक स्क्राफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। तो भाई प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसको नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ल्यूक स्क्राफ्टन को नियुक्त किया गया था प्लासी के। अब देखिए, अब प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत, इसके समृद्ध प्रांत को जी भरकर लूटा गया। ठीक है, चूँकि बंगाल में बहुत ज़्यादा वो किया उन्होंने। ठीक है, और इसके बाद और भी चीज़ें हैं। देखिए, प्लासी में क्लाइव की सफलता में बंगाल की युद्ध राजनीति का एक अत्यंत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार से अब देखिए मीर जाफ़र, चूँकि प्लासी के युद्ध के बाद दिमाग में चल रहा था मीर जाफ़र, इसलिए मीर जाफ़र को यहाँ से पढ़ना जरूरी है। 1757 से 1760 लगभग 3 साल का बहुत छोटा सा कार्यकाल था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें इवेंट्स हैं, उसको आप देखिए। क्या क्या था कि क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब पद पर आसीन करा दिया। चूँकि धोखेबाजी किसने करी, मीर जाफ़र ने करी, तो उसको उसका रिवार्ड मिलना था। तो क्लाइव ने उसको उसका रिवार्ड दिया। रिवार्ड देने के लिए उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद में उस मीर जाफ़र को नवाब के पद पर बैठा दिया और नृप निर्माता की भूमिका में आ गए नवाब मीर जाफ़र को बैठाने के साथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद से कंपनी नृप निर्माता भी बन गई। ठीक है, और मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी जो है पुरस्कार के रूप में दे दिया उसने। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या हुआ कि भाई अब वो पैसा लगातार मांगने लगे। ठीक है, तो मीर जाफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेज़ों को इतना अधिक धन दिया कि उसने उसके अपने महल में सोने चांदियों के बर्तन को सबको बेचना पड़ गया था उसको। ठीक है ना,
अब देखिए अंग्रेजी सरकार के खर्च में दिन प्रतिदिन हो रही बेतहाशा वृद्धि। अब क्या हुआ, ये बार बार मांग रहे थे पैसा, तो जाफर भी अब इस चीज़ से परेशान हो गया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार के खर्च में दिन प्रतिदिन हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन ना कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपने दामाद मीर कासिम के पश्चिमी सिंहासन को त्याग दिया। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। कर्नल क्लाइव का गीदड़ कौन था? ठीक है, तो मीर जाफर था। मीर जाफर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए एक गुट का दूसरे गुट से लड़ाने की उन्होंने शुरुआत कर दी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये चल रहा है बंगाल की बात। एट द सेम टाइम दिल्ली में भी कोई ना कोई बैठा होगा। ठीक है, तो उस समय आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, ये और उसने क्लाइव को उमरा की उपाधि दी और 24 परगना की उम्मीद, जो 24 जमींदारी थी वो भी उसको मिली हुई थी। इसीलिए 24 परगना की जागीर को क्लाइव की जागीर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्लाइव के बारे में देखते हैं कि भाई क्लाइव का क्या था। तो पहले तो मैंने आपसे बताया कि मद्रास से उसने अपनी सर्विसेज स्टार्ट करी। मद्रास का गवर्नर बन गया था। 1758 में उसे बंगाल के गवर्नर का पद प्राप्त हो गया। ठीक है, कुछ 1760 में क्लाइव कुछ महीने के लिए गवर्नर का दायित्व हालवेल को सौंपकर इंग्लैंड वापस चला गया। हालवेल ने मीर जाफर को पदमुक्त करने की योजना बनाई। हालवेल की योजना को प्रयोग में लाने के लिए बंगाल के अगले गवर्नर बेंसी टार्ट ने भी प्रयास किया। 27 सितंबर 1760 को बेंसी टार्ट और मीर कासिम के बीच में एक गुप्त संधि हुई, जिसके अंतर्गत व्यवस्था की गई कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपकर मीर कासिम नायब सूबेदार के रूप में बंगाल की वास्तविक सत्ता का प्रयोग करे। ठीक है, और मीर जाफर अपने पद पर बना रहे। मीर जाफर को ये बोला गया कि भाई मीर कासिम को सारा काम करने दो, तुम पद पर बने रहो। इस प्रकार से एक गुप्त संधि उन्होंने की। ठीक है, मीर जाफर को संधि के द्वारा दी गई व्यवस्था स्वीकार नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि कहीं ना कहीं ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उसने क्या करा, एक क्रांति होती है ना, बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 ईस्वी के नाम से उसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, उसने मना कर दिया था, तो अंग्रेजी सेना ने मुर्शिदाबाद स्थित जो है जाफर के महल में अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मीर कासिम के बारे में भी देखते हैं। मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम जो था वो अली वर्दी के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। ठीक है, अब इसने क्या करा, जैसे ही इसको आया तो कंपनी और उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर, कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम ने अंग्रेजों से हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर। चूँकि कासिम इस चीज़ को देख रहा था कि जाफर के साथ इन्होंने क्या किया, तो वह भी यह जानता था कि आज इनकी लुटाई जो है चलती रहेगी, तो उसने दिमाग लगा के क्या किया, अपनी राजधानी को उसने परिवर्तित करने का प्रयास किया ताकि इन्फ्लुएंस कम कर सके अंग्रेजों का। ठीक है, उसने क्या करा, मीर कासिम ने ही उसने अपनी सैनिकों की संख्या में वृद्धि करी और यूरोपीय ढंग से उसने प्रशिक्षित किया। ठीक है ना, और गुरगिन खां नाम के एक आर्मेनियाई व्यक्ति था गुरगिन खां, उसको उसने अपना वो बनाया, सेना का प्रमुख बनाया। ठीक है, और मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों और तोड़दार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की भी उसने स्थापना करी। अब देखिए 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए, तो पढ़ देता हूँ मैं। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देखकर नवाब मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की जो थी वसूली बंद करा दी। अब देखिए इसने विरोध में काम करना चालू किया, इसीलिए आगे हटने की इसकी स्थिति बनेगी। 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को ही मिलने लगा। पहले यह लाभ केवल 1770 के फरमान द्वारा केवल कंपनी को ही मिलता था। कंपनी के नवाब ने इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार के अवहेलना के रूप में लिया और इस संघर्ष की उन्होंने शुरुआत की, हटाने का काम चालू हुआ और फिर उन्होंने 1763 में मीर कासिम को कंपनी से बर्खास्त भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, 1763 में मेजर एडम्स को मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करने हेतु भेजा गया था। ठीक है, किसको भेजा गया था, मेजर एडम्स को भेजा गया था मीर कासिम के अगेंस्ट में। ठीक है, 1763 में ही कारवां का युद्ध होता है, एक मीर कासिम और मेजर एडम्स के नेतृत्व में। ठीक है, और इस कारवां के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेजों को 3 बार पराजित किया अंग्रेजों ने। परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने मुंगेर छोड़कर पटना में सह ली। मतलब आप इस चीज़ को देखिए कि अब प्लासी का युद्ध तो हो ही चुका है, जफर और कासिम की जो कहानी है चली रही है। इसके बाद अभी कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ी घटना होगी जो होगी बक्सर का युद्ध के बारे में। ठीक है, इस बक्सर के युद्ध के पहले ही मीर कासिम को अंग्रेजों ने 3 बार हराया था, जिसमें कारवा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था और 2 और युद्ध थे छोटे छोटे जो कि वो आगे आएंगे।
बार बार जो और इसी कारण से वो इतनी बार पराजित हुआ कि उसने मुंगेर छोड़कर पटना में शरण ले ली। अंग्रेजों से बार बार पराजित होने के कारण मीर कासिम ने क्या किया कि भाई अब गुट बनाते हैं, बिना गुट बनाए नहीं जीत पाएंगे, तो उसने गुट बनाने का काम किया, सैनिक संगठन। पर कालांतर में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य संगठन का निर्माण किया। ठीक है, कारवा के देख लीजिए, लिखा है गिरिया का और उदयनाला 3 युद्ध हुए थे। तीनों युद्धों का संबंध जो था बक्सर युद्ध की, ये सब पूर्व की घटनाएं हैं, और ये तीनों में जो है तो वो हार गया था मीर कासिम। बक्सर जो कि बनारस के पूर्व में स्थित है, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ बक्सर के युद्ध में, भाई हेक्टर मुनरो आया, ठीक है ना, ये तीनों लोग लड़ रहे थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 23 अक्टूबर 1764 को, अक्टूबर माह में 23 तारीख को यह युद्ध होता है। ठीक है, निर्णायक युद्ध, जिसमें अब इसमें किसे, अब इन्होंने फिर से कूटनीति का इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने, और असद खां, साहूमल और जैनुल अबादीन को धन का लालच दे करके तोड़ लिया, और बक्सर के युद्ध को मुनरो ने जीत लिया। तो ये हेक्टर मुनरो को याद रखिएगा, यही उसकी सेना का कमांडर है। अब देखिए इसके बाद जो है तो बक्सर के युद्ध ने क्या किया, बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करा दिया, और साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि भाई प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित कर दी। ठीक है ना, परंतु ये नहीं बताया कि भाई शासन कौन करेगा, लेकिन बक्सर के युद्ध ने कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में दे दिया, स्थापित कर दिया। ठीक है, क्योंकि तीनों हार गए उसमें। अब देखिए, मीर जाफर के मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। अब चूंकि मीर कासिम क्या कर रहा था, रोज रोज ये इसकी वो चालू थी, ठीक है, विद्रोह कर रहा था रोज रोज, इस चीज़ से अंग्रेज भी परेशान थे। तो उन्होंने फिर मीर जो जाफर था उसके पुत्र नजमुद्दौला को पकड़ा। ठीक है ना, क्योंकि मीर जाफर की मृत्यु हो गई, तो नजमुद्दौला को पकड़ा उन्होंने, और मई 1765 में क्लाइव ने दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया, और आते ही उसने शाह आलम सिराजुद्दौला से संधि कर ली। देखिए अभी तक क्या चल रहा था, ठीक है भाई, 1765 के पहले, ठीक है, 1764 में भाई क्लाइव तो था नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1764 में जो है, ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई हेक्टर मुनरो थी के नेतृत्व में लड़ाई चल रही थी। ठीक है ना, तो क्लाइव जब आता है तो उसने संधि करी। ठीक है, और संधि में क्या किया उसने, दो संधियाँ की, एक बार एक मुगल बादशाह से भी संधि करेगा और अवध के नवाब से भी संधि करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ संधि में, भाई मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी, अवध के नवाब से कड़ा मानिकपुर छीन कर मुगल बादशाह को दे दिया। एक फरमान द्वारा शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए पेंशन देना स्वीकार किया। नजमुद्दौला मीर जाफर का पुत्र था, इसी को बनाना चाह रहे थे, तो ये भी हो गया एक्सेप्ट उनका। ठीक है, और अब कंपनी में ने क्या किया, बंगाल में भाई द्वैध शासन लागू करना चालू किया। अब द्वैध शासन को पहले समझ लीजिए क्या है, तो 2 टर्म आती हैं, एक आती है निजामत और एक आती है दीवान। अधिकारी 2 प्रकार के ही होते थे। ठीक है, जिसमें सूबेदार, जिनको निजामत भी कहा जाता था, का कार्य जो था वो क्या था, सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन से जुड़ा था। दूसरा जो शेष पद था दीवान का था, जो कि राजस्व एवं वित्त व्यवस्था की देखरेख को करते थे। ठीक है ना, तो अब इन्होंने किया क्या है कि भाई इन्होंने दोनों अधिकार ले लिए, निजामत को भी ले लिया और दीवान को भी ले लिया। ठीक है ना, तो क्या होता था कि, और ये दोनों अधिकारी मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार कंपनी को मुगल सूबेदार तथा इलाहाबाद की संधि से 26 लाख रुपए वार्षिक देने के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यहाँ से दीवानी प्राप्त कर ली, तथा बंगाल के नवाब के साथ संपन्न संधि से 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देने पर निजामत का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसने 2 चीज़ क्या की, दीवानी भी प्राप्त किया यहाँ इन्होंने, और निजामत का अधिकार भी प्राप्त किया। ठीक है, दीवानी किससे ले ली, तो वहाँ से ले ली भाई, किससे करके, मुगल सूबेदार द्वारा, कंपनी को मुगल सूबेदार संधि से वार्षिक के बदले। ठीक है, और इसने क्या किया, बंगाल के नवाब के साथ संपन्न संधि से इसने निजामत का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, दीवानी और निजामत दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ही कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। लियोनिस कार्टिस को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, और द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से ही मानी जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद है कंपनी और नवाब दोनों के द्वारा शासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैध शासन कहा गया, जिसकी विशेषता थी उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। यही चीज़ है जो द्वैध शासन के तहत बोली गई है। क्लाइव ने अवध के, अब यहाँ पे क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। ठीक है ना, जिसकी कुछ शर्तें इस प्रकार से हैं, जो आके देखिएगा। नवाब ने कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए जुर्माना, 50 लाख रुपए देने का वादा किया। अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद के जिले को लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अंग्रेजों की संरक्षण में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दी गई। शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया तथा चुनाव अंग्रेजों को सौंप दिया गया। नवाब को एक और संधि द्वारा यह वचन देना पड़ा कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से सैनिक सहायता लेने का पूरा खर्च
वहन करेगा। ठीक है, अवध की संधि पर रैमजे मिन्योर ने कहा है कि अब से अवध के साथ मित्रता के संबंध रखना अंग्रेजों की स्थायी नीति बन गई, जो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में एक लाभदायक बाधा थी। ठीक है, अब देखिए फरवरी 1765 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की। ठीक है, जिसकी शर्तें थी बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को होगा, साथ ही नवाब की सेना को लगभग समाप्त कर दिया गया। मतलब ये धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट चल रहा है, अपनी अपनी सेनाएं डाल रहे हैं। ठीक है, नवाब की सेनाओं को धीरे धीरे कम करते गए और धीरे धीरे करके लगभग ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, अब अकाल भी पड़ा था एक बीच में बंगाल में 1770 में। ठीक है, भयंकर अकाल पड़ा जिसमें करीब 1 करोड़ लोग भुखमरी कांड मृत्यु के शिकार हो गए। अकाल के इस भयानक दौर को कार्टियर जो था वो अकाल में, जब बंगाल का अकाल पड़ा तो इसमें कार्टियर जो था वो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। अब देखिए इसके बाद जो है वो कार्नवालिस का है। तो कार्नवालिस ने द्वैध शासन के बारे में कहा कि मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं है जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितनी कि भारत में कंपनी की सरकार। क्लाइव ने खुद बंगाल की व्यवस्था के बारे में कहा कि मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अराजकता, व्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण जैसा दृश्य जैसा बंगाल में था वैसा ना तो किसी देश में देखा गया और ना सुना गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर से एक चीज़ है, और क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद में श्वेत सैनिकों ने कम भत्ता मिलने के कारण एक विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह 3 मार्क्स का आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई बार वो रिपन वाले में भी श्वेत विद्रोह करके एक शब्द आता है, वहाँ से भी कन्फ्यूजन होता है और यहाँ पे भी, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको देखिए, वो आगे आएगा तो और स्पष्ट हम कर देंगे उसको, कि यहाँ पे ये था कि मुंगेर और ये 2 जगह के लोग थे, मुंगेर और इलाहाबाद के लोग थे। ठीक है, और मुंगेर और इलाहाबाद के लोग थे ये, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने श्वेत विद्रोह किया था। ठीक है ना, मतलब क्यों किया था, क्योंकि ये अंग्रेज श्वेत अंग्रेज थे और इन्होंने कम भत्ता मिलने के कारण विद्रोह किया था। ठीक है, क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के हित के लिए एक संस्था सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, जिसमें नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त था। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना जो है, ठीक है, वो होगी और उसको करने के लिए क्लाइव को बोला जाएगा। ठीक है, क्लाइव ने 1767 में ईस्वी में क्लाइव ने इंग्लैंड वापस जाने पर वहाँ की सरकार ने उसे लॉर्ड की उपाधि दी। ठीक है, इंग्लैंड की सरकार ने, वहाँ की सरकार ने, ठीक है, इंग्लैंड की। अब देखिए इसके बाद स्मरणीय फैक्ट्स आ चुके हैं। स्मरणीय फैक्ट्स में सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सारा का सारा वही है। आप इसको बस एक बार यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए पॉज करके जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको लगभग सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी। प्लासी के युद्ध में ये फैक्ट एक देख लीजिए, प्लासी के युद्ध के समय, ठीक है, भारत का जो मुगल बादशाह था वो कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अभी देखते हैं कि भाई ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो अब देखिए क्या प्रभाव पड़ा। तो 17वीं शताब्दी में भारत विश्व के औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। ठीक है ना, और यूरोपीय लोग भारत से माल खरीदते थे, उसके बदले में जो है बहुमूल्य धातुएं देते थे। ठीक है, यूरोपीय लोग जो थे, और बंगाल की समृद्धि पर पूरा अधिकार जो है प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद पूरा अधिकार जो है वो बंगाल की समृद्धि पर पूरा अधिकार अंग्रेजों का हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के अंतर्देशीय व्यापार में अंग्रेजों की भागीदारी भी बढ़ गई। ठीक है ना, और इसके कुल मिला के लूट चालू हुई, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है ना, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नीति जो नींव थी वो भी प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी। अब क्या है कि मन में लालच आ गया, क्योंकि जब पावर आती है तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें और लेकर आती है। उनको लगा कि भाई हम तो सत्ता में हैं, हम तो यहाँ कब्जा कर सकते हैं। ठीक है ना, और उन्होंने आर्थिक शोषण चालू किया। तो उपनिवेशवाद का मूल तत्व भी आर्थिक शोषण में ही नहीं थे। ठीक है, और अब इसको 3 चरण में हम समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो एक वाणिज्यिक चरण है, एक औद्योगिक मुक्त व्यापार है, और एक वित्तीय पूंजीवाद है। ये बेसिकली आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, ये मेंस में की चीज़ें हैं और मेंस में आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब ये व्यापार ऐसा भी हुआ, व्यापार जो हुआ भी ना, तो 1757 ईस्वी के बाद कंपनी का जो भारत से जो किए जाने वाले माल के बदले में कुछ भी नहीं लौटाया गया। मतलब अब सिर्फ लूट ही चालू थी एक प्रकार से, व्यापार तो अब हो ही नहीं रहा था। कृषि पर प्रभाव देखें तो परंपरागत ढांचा नष्ट हो गया। ठीक है ना, और आप देखें कि जो था तो 1772 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की और भू राजस्व की वसूली प्रारंभ चालू हो गई। ठीक है ना, क्लाइव के समय में भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, जिसे हेस्टिंग ने बढ़ाकर 5 साल कर दिया। ठीक है, ये भी हुआ था। फिर इसके बाद आते हैं
कि भाई कार्नवालिस फिर आते हैं। कार्नवालिस ने एक स्थायी बंदोबस्त किया जिसको इस्तमरारी भी बंदोबस्त कहते हैं। 1793 की बात है। कार्नवालिस कोड नाम से चलता है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित स्थायी भूमि बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया, जिन्हें अपनी जमींदारी वाली भूक्षेत्र का पूर्ण स्वामी माना गया, ठीक है ना। ये हुआ था स्थायी बंदोबस्त में, ठीक है। अब ईसाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा में क्या हुआ, तो कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। तो ये 12 मार्च 1793 को इन्होंने लागू किया था। अब इसमें देखिए इस स्थायी में कितने प्रतिशत भाग था, तो देखो ये 19% भाग था केवल शामिल, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, यहाँ सब पर ये चीज़ थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये क्षेत्र हो गया पूरा आपका, और इसके अलावा यहाँ पे जो है गाजीपुर, वाराणसी, यहाँ पे ये चीज़ लागू थी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या था कि अब इसमें नियम ये कहता था कि भाई 10वां हिस्सा जो है वो आपको 10वां अथवा 11वां हिस्सा जो है अपने पास रखना होगा, और शेष हिस्सा जो है 89% कंपनी के पास जमा करना होगा, ठीक है। और इसमें ये भी हुआ कि भाई जो लगान नहीं मनचाहा, अब इसमें जमींदार क्या है, मनचाहा लगान वसूल करता था, जो नहीं दे पाते थे उनकी ज़मीन जो है वापस छीन ली जाती थी, ठीक है। कंपनी को अब इसमें कंपनी क्या चाहती थी, भाई कंपनी एक ऐसा वर्ग चाहती थी जो उसके लिए हर वक्त खड़ा रहे। कंपनी को एक ऐसे वर्ग का सहयोग भी मिला जिसने उसके जो बहुत समय तक उसके प्रति निष्ठावान बना रहा। सूर्यास्त के जो कानून है उसका संबंध भी इसी से है। उसमें यही होता था कि जमींदारों द्वारा किसानों शोषण, किसानों की सरकार संपर्क ना होना, कंपनी की कमी, सूर्यास्त कानून को है आदि इस व्यवस्था के दोस्त थे कई सारे। क्योंकि सूर्यास्त के कानून का भय मतलब वही कि नियम शाम को जब हो तो आपको हिसाब कर देना है आकर के, इस प्रकार से ये इसमें चीज़ें थी। अब इसके आगे देखिए करते हैं, है ना, कि भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था भी हुई। तीन व्यवस्थाएं हुई, स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था, ठीक है। और जो स्थायी बंदोबस्त था उसी को जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। अब रैयतवाड़ी की जो कौन से, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, ठीक है। कैप्टन रीड के प्रयासों से तमिलनाडु के 12 महल जिले में इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूरे भूभाग में फैली हुई थी भारत में। इसमें लगभग 51% हिस्सा जो था वह लगभग शामिल था, ठीक है। मुनरो ने अपने मद्रास गवर्नर के कार्यकाल के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। मुनरो और कैप्टन रीड, दो लोग इनका नाम आता है। और 1825 में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार तथा किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ, ठीक है। और बाकी आप इसके फैक्ट्स कुछ और देख लीजिएगा, ठीक है। रेगुलेशन का बात कर रहा है, रेगुलेशन 7 है, ठीक है। मैकेंजी के प्रस्ताव 1882 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के तहत उसे कानूनी और वो दिया गया, ठीक है, रूप दिया गया। विलियम बेंटिक 33वीं से संशोधन करके रेगुलेशन 9 पारित कर दिया, ठीक है। और उत्तरी भारत में भू व्यवस्था का जो जनक था वो मार्टिन वर्ड था, ठीक है। और स्थायी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद महालवाड़ी व्यवस्था को इसने लागू करा था, ठीक है ना। अब इसके जो अंडर में तो लगभग 30% हिस्से थे, ठीक है। दक्कन के कुछ हिस्से, उत्तर प्रांत और ये सब करके तो लगभग 30%, ठीक है। 3 प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण इसमें किया हुआ है। महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो बुरी तरीके से सफल हुई, क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण जो था अनुमान पर आधारित था। इस व्यवस्था का परिणाम ग्रामीण समुदाय के विखंडन के रूप में सामने आया। व्यापारी वर्ग, अच्छा अब इसमें होता क्या था भाई, व्यापारी वर्ग जाकर के फसलों को खड़ी खेत में ही कम कीमत पर क्रय कर लेता था, तो उसको कभी एहसास ही नहीं होता था कि भाई मेरे उसमें ज़मीन में वास्तविक वैल्यू क्या है। जैसे आपने खड़े खेत को बेच दिया, आपको लगा क्या पता हो ना हो, ठीक है, कितनी उपज होगी मुझे नहीं पता, लेकिन और जिसने खरीदा वो समझदार था, वो जानता था कि इसमें ज़्यादा उपज होगी और उसने करा वही चीज़। और ऐसा कई बार हुआ, ठीक है ना। ऐसा कई बार हुआ। अब खाद्यान्नों की कमी के कारण 1866-67 ईस्वी में उड़ीसा में पड़े भयंकर अकाल को 19वीं शताब्दी के अकालों में आपदा का महासागर कहा जाता है। आपदा का महासागर की बात आती है तो 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भयंकर अकाल को कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें जो है तो प्रथम चरण जो चल रहा था उसमें पर्सिवल स्पेयर ने खुली और बेशर्म लूट का काल कहा है, ठीक है। यह एक सेंटेंस लाइन आई है, ठीक है, कि खुली और बेशर्म लूट का यह काल था। 1813 ईस्वी में कंपनी ने व्यापारी के अधिकार को समाप्त करके मुक्त व्यापार के द्वार खोल दिए, जिसके परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया 1813 के बाद से। दूसरे चरण को औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण कहा जाता है। 1833 ईस्वी में कंपनी की समस्त व्यापारिक गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया 1833 में, ठीक है।
अनौद्योगिकरण जो है उसको भी देख लीजिए। भारत में 1800 से 1850 के बीच के समय को अनौद्योगिकरण या विऔद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। अनौद्योगिकरण की इस दौर में जहां ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था, वहीं भारत में औद्योगिक पतन का दौर चल रहा था। ठीक है, और इसमें हुआ ये कि भाई भारतीय हस्तशिल्प और जो उद्योग थे, ठीक है, उनका लॉस हुआ है। इसमें भारतीय परंपरागत जो हस्तशिल्प थे उनका उद्योगों का उनका लॉस हुआ है। ठीक है, और जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था अधिकाधिक विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ गई। ठीक है, तो विऔद्योगिकरण हुआ। अब उनके लिए तो औद्योगिकरण था, क्योंकि उनके देश में तो चीज़ें चली रही थी अच्छी, लेकिन हमारे लिए सब विऔद्योगिकरण का युग था। मतलब जितने उद्योग थे वही ख़त्म होते गए। ठीक है, अब उस इंग्लैंड में जो चल रही थी चीज़ें, तो भाई हारग्रीव्स ने कताई की मशीन बनाई, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बना लिया, आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया, क्रॉम्पटन ने म्यूल बनाया तथा कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। ये उस समय जब इंग्लैंड में क्रांति चल रही थी तब की बात है। ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी। बेंटिक सरकार ने ये परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन पर गवर्नर जनरल बेंटिक की सरकार ने कहा था कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई जोड़ नहीं। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। ठीक है, ये चीज़ बेंटिक ने बोला था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर कर दिया गया और फिर भारत में जो सूती माल की मांग थी में सूती माल की बाढ़ को ला दिया गया। मतलब यहाँ से जो सूती माल चीज़ें बनती थी उसको हटा दिया गया और बाहर से जो उनके देश में बनता था उसको ला के यहाँ पे भर दिया गया। ठीक है ना। फिर तीसरे चरण में देखिए तो वित्तीय पूंजीवाद का दौर प्रारंभ होता है। ठीक है, वित्तीय पूंजीवाद। और इसमें क्या हुआ कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। अंग्रेज पूंजीपति भारत में पूंजी निवेश के लिए आतुर थे, ऐसे समझ लीजिए आप तो। ठीक है ना, क्योंकि अपनी अतिरिक्त पूंजी को सुरक्षित तरीके से यहाँ नियोजित कर सकते थे। तो भाई ये अब ये क्या इसको बोलेंगे, वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, ये था। अब इसमें ये हुआ तीसरा चरण में कि भाई 19वीं शताब्दी के मुक्त व्यापार से उत्पन्न अंतर्विरोधों 1857 के विद्रोह के परिणाम ने अंग्रेजों को इस बात के लिए विवश किया कि भारत में अपने व्यापारिक सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए रेल लाइनों के निर्माण, सड़कों के निर्माण, सिंचाई और साधनों पर ध्यान दिया जाए। भाई डेवलपमेंट भी करेंगे तब न लंबे समय तक शासन कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट करना चालू किया। रेलवे का जो निर्माण किया गया था वो उन्होंने अपने व्यापार के लिए ही किया हुआ था। ठीक है ना। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल निर्माण का प्रधान उद्देश्य जो था वह क्या था, भारत में कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों में बंदरगाहों तक ले जाना। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब इसमें वही लिखा हुआ है कि भाई रेल कब हुआ, तो भाई डलहौजी ने इसको चलाया। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ठीक है, इसमें प्रथम प्रयास डलहौजी ने किया। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अंग्रेजों द्वारा वाणिज्यिक और सामरिक उद्देश्यों से भारत में बिछाई गई रेल को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है। ठीक है ना, ये रेलवे जो आया इसको उन्होंने अच्छा माना है। अब भारत के थोड़ा सा उद्योग की बात कर लें तो प्रथम जो मिल थी वह बम्बई में कावसजी नाना भाई के प्रयासों से हुई थी। ठीक है ना। सिरसा पे पहली जूट, भारत की जो पहली जूट बंगाल के सिरसा में बनाई गई। ठीक है ना। और इसके अलावा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना थी 1907 ईस्वी में भी की गई। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या था, इसके बाद है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर हार्डिंग महोदय 1916 में सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग का भी निर्माण किया गया था। ठीक है ना, जिसमें जो थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर यह बात की गई थी। ठीक है ना। तो मतलब ये आप ऐसा समझ लीजिए कि भारतीय औद्योगिक आयोग बनाया गया था दिखाने के लिए कि भाई हम उद्योगों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए भारत की स्थिति, जो एक समय में एशिया का अन्न भंडार हुआ करता था, विश्व के निर्धनतम देशों में से एक आ गया, क्योंकि लूट के उसको सबको इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। अब देखिए राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन जो था वो डॉक्टर VKRV राव ने किया था। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट करके देखते थे कि भाई कितना जा रहा है पैसा, उस हिसाब से प्रति वो, ठीक है, कैसा कितना रहेगा प्रति हेड के हिसाब से ये सब वो निकालते थे। धन के निर्गमन की बात करते हैं तो जो ये चल रहा था लूट मार, ठीक है ना, उसमें जो था तो दादा भाई नौरोजी रानाडे जैसे राष्ट्रविदों ने धन के निर्गमन या निष्कासन की संज्ञा दी।
अब पहला प्रयास किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, ये पता लगाने के लिए धन निर्गमन पर, ठीक है ना। वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में एक पेपर देते हैं, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ठीक है ना, को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है। कालांतर में दादा भाई ने अपने कुछ निबंधात्मक लेखों जैसे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया हो गई, ठीक है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें धन के सिद्धांत की उन्होंने व्याख्या की। इसके अलावा जो है दादा भाई नौरोजी की कुछ पुस्तकें हैं, देख लीजिए, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी धन के निर्गमन सिद्धांत के सर्वप्रथम और प्रखर प्रतिपादक थे, ठीक है ना। उन्होंने इस बात को उठाया था, धन का निर्गमन जो है समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निरंतरता का मुख्य कारण। धन के बहिर्गमन के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद रानाडे ने भी किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट बोला गया, ठीक है। इसके अलावा आरसी दत्त की एक बुक है, यहाँ पे देखिए, ये जिसको इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये धन के बहिर्गमन का इन्होंने इसमें उल्लेख किया हुआ है। रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन को एक बहते हुए घाव की तरह बताया हुआ है, ठीक है ना। आरसी दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, ठीक है, भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक को माना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ आयोग बने हुए हैं, ठीक है, ये एक टेबल फॉर्म में दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि कर्नल स्मिथ समिति है, जॉन कैंपबेल समिति है, स्ट्रेची आयोग है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये स्ट्रेची आयोग जो था ये तो अकाल से संबंधित है, ठीक है, और लॉयल आयोग, ये सब चीज़ें। अब देखिए, इसमें जो धन निर्गमन सिद्धांत था, कांग्रेस ने इसको कब माना? तो 1896 का एक जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसमें सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। 1901 की बात है, ठीक है। तो इसमें गोखले का भी नाम आ गया, रानडे का भी नाम आ गया, और तिलक का नाम तो है ही। सर से अहमद खान जो थे, वो दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत जो था उस पर विश्वास वह नहीं करते थे, ठीक है। तो जो सर सैयद अहमद खान थे, वो उनके इस सिद्धांत का विश्वास नहीं करते थे। स्मरणीय तथ्यों पे अपन जाएं तो अब इसमें देखिए, रजनी पाम दत्त की एक पुस्तक है, जिसको हम इंडिया टुडे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भूमि की स्थायी बंदोबस्त की तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। स्थायी बंदोबस्त से जॉन शोर तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था से कैप्टन रीड टॉमस मुनरो संबंधित थे। स्थायी बंदोबस्त की योजना जो थी उसमें जॉन शोर का नाम आता है, ठीक है ना। जॉन सुलिवान ने कथन बोला था कि भाई ये हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जिसमें जरिए गंगा तट से बहुत सारी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स के किनारे निचोड़ दिया जाता है। धन के बहिर्गमन सिद्धांत का सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड में प्रस्तुत किया था, ठीक है। सर्वाधिक भयंकर अकाल 1876-78 में भी इसमें पड़ा था। स्थायी बंदोबस्त का विचार जो था वो फिलिप फ्रांसिस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है इतना फैक्ट्स था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।